0 हो गया। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 का पार्ट 2 का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान से समझेंगे। पार्ट 2 में कहानी है बुद्धि बड़ी या पैसा। यह कहानी बच्चों आप लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत ही रोचक कहानी है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत संपन्न और अहंकारी था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म स्त्री पुत्र मित्र सखा सब पैसा ही है। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने अभी पढ़ा और सुना भी कि एक राजा जो था एक देश में राज करता था और वह बहुत ही राजा तो अमीर होता ही है, लेकिन वह अमीर होने के साथ साथ वह अहंकारी यानी घमंडी भी था। वह अपने दौलत पर घमंड भी करता था। वह यही सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है। पैसे के बल बूते पर ही हम दुनिया के हर ऐशो आराम की चीज़ें ला सकते हैं। वह पैसे ही को सब कुछ समझता था और इस दुनिया में धर्म कर्म स्त्री पुत्र ये सब सखा पैसा ये सब कुछ नहीं, सिर्फ पैसा से ही सब कुछ हो सकता है इस संसार में। ऐसा राजा का मानना था। आगे ध्यान से समझेंगे। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था। मद मतलब होता है कि गुम, ठीक है ना, उसके नशे में डूबा हुआ था, सिर से लेके पैर तक पैसे के नशे में। परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, ठीक है बच्चों। तो उसकी जो पत्नी जो थी वह बहुत बड़ी बुद्धिमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर। राजा जो था पैसे के नशे में तो डूबा हुआ है ही था, लेकिन उसकी जो रानी यानी पत्नी जो थी बहुत ही बुद्धिमान थी, चालाक थी, बुद्धिमती थी। वह पैसे को कुछ भी नहीं समझती थी। वह बुद्धि को सबसे अच्छा यानी श्रेष्ठ समझती थी और उसका कहना भी था कि दुनिया में पैसे के बूते मतलब बल पर, पैसे के बल पर उतनी नहीं मिलती जितनी बुद्धि के बल पर मिल जाती है। आगे समझेंगे। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? जैसा कि एक दिन क्या हुआ कि राजा ने अपनी रानी से पूछ बैठा कि रानी सच सच बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, बुद्धि है या फिर पैसा? तो रानी भी कहने लगी, महाराज यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। राजकुमारी ने भी यानी राजा की जो पत्नी रहती है वह बोलती है महाराज से कि यदि सच पूछो तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ, यानी वह बुद्धि को ही बड़ा समझती है और दौलत को यानी पैसा को वह बड़ा नहीं समझती है। बुद्धि कहती है राजा महाराज से कि अगर बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लूट जाएंगे, सब चीज राजपाट चौपट हो जाएगा। या राजा को उसकी रानी ने कहा। उसके बाद आगे समझिए। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, रानी तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो।
रानी पर जब रानी ने कहा राजा से कि बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ है, पैसा कुछ भी नहीं है, बुद्धि ना हो तो सब चीज़ चौपट हो जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और रानी को बुरा भला भी कहा और कहने के बाद में कहा कि तुम्हें अपनी बुद्धि का इतना बड़ा घमंड है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। और ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी ही कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। बच्चों, यहाँ ध्यान से समझें कि जब राजा ने अपनी पत्नी यानी रानी को उसके बुद्धि का घमंड होने का काम कहा तो वह बोले कि राजा ने रानी को उसे घर से बाहर निकाल दिया अपने, और उसे सेवा के लिए सिर्फ 2-4 नौकर ही दिए। खर्च के लिए उसे एक पैसा भी नहीं दिया और उसके जो जेवर थे वो भी उतरवा लिए। सोचो, रानी मन ही मन कहने लगी राजा से, अपने मन ही में कह रही थी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, बुद्धि ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। यह रानी मन ही मन सोचने लगी। आगे समझिए। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नो सेठ के घर ले जाओ, कहना कि रानी ने धरोहर भेजी है और 10,000 रुपये मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे रुपए सूद के साथ लौटा दिए जाएंगे और धरोहर वापस ले ली जाएगी। आगे समझेंगे बच्चों। समझिए, जब रानी ने नए मकान में अपना प्रवेश किया तो नौकर द्वारा रानी क्या की, 2 ईंटें मंगवाई और उस ईंटें को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। मुहर लगाने के बाद में फिर नौकर को बुलाकर कहा कि तुम मेरी इस धरोहर को, धरोहर होता है अमानत को, धन्नो सेठ के घर ले जाओ और उसे कहना कि रानी ने धरोहर भेजी है। धरोहर अभी बताएं आप लोगों को कि कोई अमानत, और इस धरोहर के बदले 10,000 रुपये मंगाए हैं यानी मांगे हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे रुपये सूद के साथ लौटा दिए जाएंगे और धरोहर वापस ले ली जाएगी। ऐसा नौकर से कहा गया। नौकर ने भी सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी के नाम ही मुहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिए, कोई सवाल नहीं। रुपये लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इस रुपयों से व्यापार शुरू किया। रानी समय व्यापार की देख रेख करने लगी। अब रानी के पास में 10,000 रुपये लेकर नौकर आए और रानी भी उस रुपये को व्यापार में लगा दिया और उस व्यापार में रानी खुद अपने ही देख रेख करने लगी, संभालने लगी। थोड़ी ही दिनों में उसने इतना धन कमा लिया कि सेठ के रुपये चुक गए और काफ़ी रुपये बच गए। इन रुपयों से उसने गरीब दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहाँ अच्छी रौनक रहने लगी। जब रानी खुद अपना व्यापार चलाने लगी तो उसे बहुत सारा धन मिला यानी धन कमाए
और इतना कमाया कि सेठ का क्या किया, वह पैसा जो ले करके आई थी, क्या कहते हैं उसे, किस्त पर, ठीक है ना बच्चों, तो उसे भी क्या किया, सूद समेत वापस कर दिया। और उसके बाद भी काफ़ी रुपये रानी के पास बच गए। अब वह इन रुपयों से क्या किए, गरीबों के लिए पाठशाला, दवाखाना, अनाथालय सब चीज़ खुलवा दिए। और चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी जब ये सारे रानी ने काम किए तो। और वह शहर जो था भी एक मकान था, अब वहाँ पर लोग आकर अपने मकान बनाने लगे, जिससे बहुत सारे आसपास मकान बन गए और वहाँ अच्छी रौनक रहने लगी। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी राजकाज में उचित सलाह देती थी, मतलब सही सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गल पाती थी। जब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन आई। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। राजा अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंप कर देशाटन के लिए निकल पड़े। आगे अच्छे से समझेंगे बच्चों। जब रानी वहाँ नहीं रही तो राजा भी जो था अपने को अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि रानी जब रहती थी तो उसके राजकाज में अच्छी सलाह जो सही हो वह उसे दिया करती थी। लेकिन जब वह देती थे तो उसके जो आसपास के धूर्त लोग थे वह उससे सामने टिक नहीं पाते थे। अब वो रानी नहीं रही तो धूर्त लोग राजा को लूटने में लग गए। और राजा भी अपना जो था मन बहलाने के लिए सारा काम काज क्या करता था, मंत्रियों को सौंप कर वह निकल पड़ता था देशाटन के लिए। आगे समझिए। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। जब देशाटन के लिए निकल पड़ा तो रास्ते में उसे कुछ ठग मिले। ठग कहते हैं जो मतलब धोखे से कुछ काम को कर लेना। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मैंने अपनी एक आंख आपके यहाँ 2000 में गिरवी रखी थी। वादे के अनुसार अब आप अपने रुपये लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वाँख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। जैसा कि आपने अभी सुना और पढ़ा भी कि राजा जब जा रहा था तो रास्ते में उसे एक काना आदमी मिला। अब जो सब कुछ पैसे को ही समझता है तो बुद्धि उसके पास में रहे तो उसे क्या समझ में आएगा। महाराज ने से कहा कि मेरी एक काना आदमी बोला कि मेरी जो है एक आंख आपके यहाँ 2000 में गिरवी रखी थी। अब वादे के अनुसार अब आप अपने रुपये लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। अब राजा बोला कि भाई, मेरे पास तो किसी आंख वाँख की कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, सो तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ऐसा राजा ने काने आदमी से कहा। आगे ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। यदि आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। अब ठग बोला कि अगर आप मुझे आंख नहीं देंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी, मैं तो मंत्री को नहीं जानता हूँ। आगे समझेंगे। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपये देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला था कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब बेचारा परेशान होकर ठग से तो उसे 4000 दे दिए, लेकिन जैसे कुछ दूर आगे चला तो उसे और एक बूढ़ा आदमी मिला। अब मिला तो देखते हैं क्या हुआ। पहले ठग के समान वह भी कहने लगा, यानी जो पहले ठग मिला था काना, अब उसके समान दूसरा भी एक और ठग मिल गया और कहने लगा, महाराज, मैंने अपना एक कान आपके पास गिरवी रखा था, रुपये लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपये देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपये ऐंठ कर चले गए। राजा को कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे, वह ठगों ने लूट लिया। वे खाली हाथ राजकुमारी चौबोला के देश में पहुँचे। अब राजा के पास जितने भी पैसे थे सब ज़्यादातर ठगों ने लूट लिया।
वह खाली हाथ कहाँ पहुँचे? चौबोला के देश में। एक राजकुमारी, एक देश में राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था चौबोला। ठीक है बच्चों, आगे समझिए। राजकुमारी चौबोला सिंह देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था, यानी प्रण बोले तो कसम या वचन, कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। जब चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनकी भी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह के इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी थी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। बच्चों ध्यान से समझना, जब वह चौबोला के देश में पहुंचा तो उसके बारे में जाना कि चौबोला जो राजकन्या है वह बहुत ही सुंदर है और उससे शादी करने के लिए एक से एक राजकुमार गए, पर उसकी 3 शर्तें थी। सॉरी बच्चों, 3 शर्तें नहीं, उसकी शर्त यह थी कि उसे जो शतरंज में हरा देगा उसी से वह शादी करेगी। यह सुनकर जो राजा था उसकी सुंदरता को अपने सुना, तो सुनने के बाद उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी उस राजकुमारी से विवाह करूं, और वह उस राजमहल में जा पहुंचा। और पहुंचने के बाद में राजकुमारी की तरफ से एक चिट्ठी आई, शादी की तरफ से जो भी शर्तें थी। अगर आप शतरंज में हार गए तो आपको बंदी बना लिया जाएगा, यानी जेल में डाल दिया जाएगा। अब आगे समझिए। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। खेल शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। अब जैसा कि बच्चों राजा को बुलाया गया राजमहल में, और रानी और राजा जो थी, राजा था, दोनों मिलकर के शतरंज शुरू किया। अब शतरंज में राजा का क्या हुआ, हार हो गए। उसके बाद में राजा को शर्त के मुताबिक उसे जेल भेज दिया गया। अब आगे समझिए। राज्य की हालत बिगड़ने और राजा के नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह राजा का पता लगाने निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया और कहने लगा, रानी साहिबा, आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी। आप अपने रुपये लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकालकर मुझे दो। उसके तौल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। बच्चों देखिए, वहां पर राजा भी मांगा था, लेकिन राजा जो था वो पैसे का अंधा था, अहंकारी था, पैसे में के नशे में डूबा हुआ था। वह बुद्धि उसको समझ में नहीं आता था, इसलिए वह पैसे दे दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, राजकुमारी यानी रानी से मांग रहा, तो रानी ने क्या किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और वह क्या कही उस काने आदमी से, अंधे आदमी से, कि ठीक है, अगर तुम्हें एक आंख चाहिए वापस तो तुम्हें दूसरी आंख भी देनी होगी। ता करके बहुत सारे लोगों का आंख जो रखा हुआ है, मैं कैसे पहचानूंगी कि वह उसमें से तुम्हारी कौन आंख है। इसलिए तुम दूसरी आंख भी निकाल करके दो और मैं उसे तौल कर देखूंगी कि जिसमें से मैच कर जाएगा, दोनों का तौल बराबर हो जाएगा, तो समझ जाऊंगी कि वो आंख आपकी है और मैं उसे वापस कर दूंगा। इतना सुनते ही रानी का जवाब सुनकर ठग बहुत घबरा गया। वह हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपये देकर अपनी जान बचाई।
यह हाल कान वाले ठग का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है, तो उसने भी 4,000 रुपये देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया, मतलब अपनी जान बचाई। ठीक है ने, पीछा छुड़ाया, पिंड छुड़ाया मतलब रानी से अपना पीछा छुड़ाया। ठीक है बच्चों, तो ये थी रानी की बुद्धि। अब आगे, ठगों से निपट कर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते राजकुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। ध्यान से समझेंगे। राजकुमारी जो थी रानी, वह भी पता लगाते लगाते अपने राजा का वह चौबोला देश जा पहुंची, चौबोला सिंह के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि राजकुमारी चौबोला किस प्रकार शतरंज खेलती है। सारा भेष समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया। अब जब चौबोला जो थी, राजा की जो पत्नी थी, वह पता लगाई कि वो चौबोला जो है वह किस प्रकार शतरंज खेलती है, और उसके बाद वह क्या की, अपना पुरुष का भेष बनाया, अपना भेष बदल कर यानी पुरुष का भेष बनाया, और रानी जो है, रानी पुरुष वेश में राजकुमारी चौबोला के महल में पहुंची और शतरंज के खेल में राजकुमारी चौबोला रानी से हार गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया, रहा भांवरे पड़ने का दस्तूर तो वह घर चलकर कर लिया जाएगा, वहीं पर धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। अब जैसा कि राजकुमारी ने शर्त रखा था कि जो भी मुझे हरा देगा मैं उससे शादी करूंगी, तो रानी जो थी वह तो पुरुष का भेष बना करके गई और वह शर्त के मुताबिक विवाह उसकी पूरी हुई। लेकिन रानी भी बहुत चतुर थी। वह भी बोली कि बाकी का जो रहा और भी बहुत सारे दस्तूर थे वह मैं घर चलकर पूरा करूंगी, वहीं पर धूमधाम से अपनी शादी भी पूरी अच्छी तरह से करूंगी, ऐसा रानी ने कहा चौबोला से। अब राजकुमारी का विवाह निश्चित होते ही सारे कैदी छोड़ दिए गए। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी घोड़े दास दासी और बहुत सारे धन के साथ अपने नगर को चली। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने मकान में ठहर गई। जैसा कि रानी ने बच्चों शर्त रखी थी कि अगर जो मुझे शतरंज में हरा देगा तो मैं उसे क्या करूंगी, सारे जेल कैदियों से छोड़ दूंगी, जेल कैदियों को छोड़ दूंगी और मैं उससे शादी करूंगी, विवाह करूंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया, सारे कैदी को छोड़ दिया और अपने बहुत सारे धन दौलत दास दासी को साथ में लेकर वह कई दिनों के बाद उस नगर में पहुंची और नगर में पहुंचकर अपने मकान में उस मकान में जाकर ठहर गई। आगे समझेंगे बच्चों। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने 1 पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारत कैसे बनवा ली। राजा को रानी की बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया। जब राजा ने रानी के महल के पास आया तो देखा कि मैंने तो इसे 1 पैसा भी नहीं दिया, फिर भी ये इतने सारे इमारत कैसे बना लिए। तब राजा को भी समझ में आ गया कि रानी सिर्फ अपनी चतुर और बुद्धिमत्ता पर से ही वह इतने सारे महल खड़ा किए। तब राजा को भी अपनी पत्नी यानी रानी पर, उसके बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे समझिए। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया, फिर कुछ देर सोचकर रानी से कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया।
दोनों रानियां हिल मिल कर आनंद पूर्वक रहने लगीं। बच्चों ध्यान से समझेंगे। जब राजा ने जब देखा कि मेरी पत्नी बिना पैसे कितना सारा महल खड़ा कर ली, तो राजा उसके सामने बहुत शर्मसार हुआ, लज्जित हुआ और अपना सर नीचा कर लिया। और फिर कुछ देर बाद सब सोच कर रानी से कहने लगा कि रानी, अभी तक जो है मैंने पैसे को ही सब कुछ समझ रहा था, लेकिन तुमने सच ही कहा कि सब कुछ पैसा नहीं, बुद्धि भी कोई चीज़ है। इसलिए उसे शर्मिंदा भी हुआ और कुछ समझता, पर आज मेरी समझ में, उसे यानी राजा को समझ में आ गया कि पैसे नहीं, बुद्धि भी है पैसे से बढ़कर। और रानी जो आई थी, राजा से उसकी जो रानी थी, दोनों से विवाह करवा दी और दोनों रानियां हिल मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी के रचयिता थे, यानी इस कहानी के रचयिता हैं बुंदेलखंड की लोक कथा। यह है बुंदेलखंड की लोक कथा, ये कहानी जो था, ठीक है ना बच्चों। अभी ध्यान देंगे, आप लोगों की इससे संबंधित शब्दार्थ वगैरह याद कर लेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। आप लोग घर पर बढ़िया से पढ़ेंगे। आपको आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।